वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। आई एम भूमिका मिश्रा। जैसे कि हम पॉलिटी क्लास 8 की कर रहे थे, आज उसका चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें हम ये चीज़ समझेंगे व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट। हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, देखो पार्लियामेंट का काम क्या है, लॉज बनाना। ठीक है, अब ये लॉज तो बनाती है, मतलब कि ये हमें देखेगी कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ की वो लॉ बनाएगी। ठीक है, अब हमें इसकी क्यों ज़रूरत है, ऐसा क्या है कि हमें पार्लियामेंट ही चाहिए। ऐसी कोई भी बॉडी तो हो सकती थी ना जो लॉज बना सकती थी। ठीक है, ऐसा तो ज़रूरी नहीं था कि उसके लिए हमें पार्लियामेंट की ही ज़रूरत थी। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट, जैसा कि वाई वो डिसाइड, पीपल डिसाइड। देखो जो हमारा इंडिया है उसका पार्लियामेंट जो है वो एक क्या कहते हैं, इंडिया पीपल डिसाइड करती है कि उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा। जैसे नरेंद्र मोदी जी हर 5 साल में आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि मित्रों मुझे वोट दीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से सारे नेता खड़े होते हैं, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं है। सारे नेता जो होते हैं वो आपके सामने ऐसे आफ्टर 5 ईयर्स के बाद खड़े हो जाते हैं कि मुझे वोट दीजिएगा। इसलिए ये चीज़ की गई कि क्या कहते हैं, एक इंडिया का कोई पीपल है जो किसी नीचे ग्रेड से है, किसी लोअर क्लास को बिलोंग करता है, वो भी पार्टिसिपेट कर सके हमारी गवर्नमेंट बनाने के लिए और हमारे लॉज बनाने के लिए। वो अपनी डिमांड बता सके गवर्नमेंट को कि हमारी डिमांड क्या है, हमारी सोसाइटी की डिमांड क्या है। तो इन सब चीज़ों को लेकर ये चीज़ बनी। ठीक है, अब देखते हैं हुआ क्या था। बिकम इंडिपेंडेंट 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंट हुए। Preceding this was a long and difficult struggles in which many section of the society participated. People from the various background, people बहुत से बैकग्राउंड से थे, joined struggle and they inspired by the ideas of a freedom, equality and participation और decision making. देखो इतना ज़्यादा हमने स्ट्रगल झेला था कि हमारी 3 ही डिमांड थी। ठीक है, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। मतलब कि हमें फ्रीडम मिले, हर एक इंसान के पास अपनी फ्रीडम हो कुछ भी करने की, साथ में इक्वालिटी हो। ठीक है, कि क्या कहते हैं, लोग इक्वालिटी बेसिस पे काम कर सके, कि कोई मेल फीमेल में डिफरेंस नहीं हो, हिंदू मुस्लिम से ईसाई में डिफरेंस नहीं हो, मतलब सबको इक्वल बेसिस पे देखा जा सके। और पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग का पार्टिसिपेशन होना, ये चीज़ भी हमने देखी। अंडर द कॉलोनियल रूल पीपल हैव लिव्ड इन द फियर ऑफ ए ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड डिड नॉट एग्री विथ मैनी डिसीजन दैट दे टुक, बट दे फेस्ड grave danger in tried to criticize these decision. Freedom movement changed this situation. The nationalists become the openly criticize the British government and make demands. अब देखो डिसीजन मेकिंग की इन्होंने इसलिए बात की क्योंकि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो वो कुछ भी अतरंगी डिसीजन बनाती थी। ठीक है, ऐसा डिसीजन बता दिया कि 4 दोस्त साथ में दिखे तो उन सबको जेल हो जाएगी। ठीक है, 3 लोग साथ में दिखे तो उनको जेल हो जाएगी। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखकर गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं, जो हमारे नेशनल फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं यार, इस तरीके से नहीं चलेगा। हम ऐसा करेंगे कि हर एक इंडिया का हर एक मेंबर डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन ले सके। फिर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनता है, जो डिमांड करता है इलेक्टेड मेंबर इन द लेजिस्लेचर राइट टू डिस्कस बजट एंड आस्क क्वेश्चन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1999 में अलाउड किया इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को एंड अदर लेजिस्लेचर अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट वर इन द रिस्पॉन्स इन ग्रोइंग डिमांड ऑफ द नेशनलिस्ट डू नॉट अलाउ ऑल द एडल्ट्स वोट नॉर कुड पीपल पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन ले सके। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने डिसाइड की। अब 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये चीज़ रखी कि नहीं, ऐसा कुछ होना चाहिए कि पार्टिसिपेशन दिखना चाहिए हमारा, और उन्होंने उस चीज़ के लिए स्ट्रगल किया। बाद में 1909 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि चलो ठीक है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनको हम यहाँ पे
ऐसा दे देंगे कि वो यहाँ पे आके रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, दूसरी क्या चीज़ हुई, दूसरी चीज़ ये हुई, सेकंड चीज़ ये हुई कि क्या कहते हैं, बाद में उनको पार्टिसिपेट करने दिया, बाद में जो बजट आता था बजट में भी उनको क्या कहते हैं, बजट में भी पार्टिसिपेशन करने की अनुमति मिली। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि डिफरेंट पीपल स्ट्रगल फॉर द डिफरेंट लेफ्ट बिहाइंड द डाउट ऑफ द नेशनलिस्ट दैट ऑल पर्सन इंडिपेंडेंट इंडिया एबल टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग डिसीजन। ठीक है, अब देखो किसी एक ने तो इंडिपेंडेंस लाया नहीं था ना, सिर्फ महात्मा गांधी जी ने तो नहीं लेकर आए थे इंडिपेंडेंस, उनके साथ जितने लोग जुड़े थे और इंडिया का हर एक पर्सन ने पार्टिसिपेट किया था। तो इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती थी कि ऐसा लॉ बनाया जाए जिसमें हर एक सोसाइटी, हर एक रिलीजन, हर एक क्लास के लोगों को शामिल किया जाए और उनकी डिमांड्स को फुलफिल किया जाए। ठीक है, mean the government to have sensitive the people's need and demands, the dreams of a aspiration of a freedom struggle were concrete in the constitution depend that laid down the principle of universal adult franchise, that all adult citizens of the country have right to vote। ठीक है, people and their representative। ठीक है, people and their representative take up the point democracy, the idea of consent। ठीक है, कंसेंट का मतलब द डिज़ायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, पार्टिसिपेट कर रहा है और उसकी जो डिज़ायर है वो भी फुलफिल हो, उसका अप्रूवल भी मिले और पार्टिसिपेशन भी हो, ये था आइडिया ऑफ कंसेंट। ठीक है, ये था आइडिया ऑफ कंसेंट कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनकी फॉलो होनी चाहिए। डिसीजन ऑफ पीपल क्रिएट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, और इससे हम क्या लेकर आए, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेकर आए कि गवर्नमेंट ये चीज़ डिसाइड करेगी, डिसाइड अबाउट इट्स फंक्शनिंग, उस फंक्शनिंग के बारे में डिसाइड किया। बेसिक आइडिया इन दिस काइंड ऑफ ए डेमोक्रेसी इज दैट इंडिविजुअल और द सिटीजन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, ठीक है, citizen of the most important person, the principal of a government as well as the other public institution need to have trust these citizens। ठीक है, तो बेसिक आइडिया ये था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का कि एक इंडिविजुअल और एक सिटीज़न जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है। यदि वो इंडियन सिटीज़न है तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के लिए वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज़न है, क्योंकि वो डिसाइड करेगा कि हमारी गवर्नमेंट किसकी बनेगी। मतलब यदि आप 18 प्लस से हैं, 18 प्लस है आपकी एज, तो आप इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि आप डिसाइड करेंगे कि किसकी गवर्नमेंट बनेगी आपके स्टेट में और आपके नेशन में। इंडिया में किसकी गवर्नमेंट बनेगी ये आप डिसाइड करेंगे। मतलब किस सिटीज़न, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रेस का हो, मेल हो, फीमेल हो, लोअर कास्ट को बिलोंग कर रहा हो, अपर कास्ट को, डजंट मीन वो गवर्नमेंट के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितना अनिल अंबानी या फिर कोई भी इम्पॉर्टेंट है। तो उस हिसाब से ये चीज़ क्या कहते हैं होती थी। नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज़ लिखी हुई है। One way of it being used elect through the election, people would elect their representative to the parliament. One group from the among these elected representative from the government parliament, which is made up of all the representative together control, guide the government, the sense of the people through the chosen representative from the government and also control it। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑल रिप्रेजेंटेटिव मतलब पार्लियामेंट में सारे रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, वो कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं गवर्नमेंट को और ये बताते हैं कि आप जहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हो वहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। इस तरीके से जो होता है वो पूरा काम होता है। ठीक है, एवब आइडिया ऑफ ए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा पार्लियामेंट है जिसे संसद भी बोला जाता है, ये हमारा पार्लियामेंट है। ये हमारा राज्यसभा है। ठीक है, अभी हम समझेंगे क्या होता है राज्यसभा। और ये हमारा लोकसभा है।
देखिए यहाँ पे देखिए ये सब स्टूडेंट की तरह बैठे हैं, आपके क्लास में जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उसकी तरह बैठे हैं। और यहाँ पे देखिए जैसे आपके क्लास टीचर होते हैं, मॉनिटर होता है, वो बड़ा बैठा रहता है ना, वो वैसे बैठने को मिलता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी सिटिंग है, ठीक है। और देखिए ये बीच में जो सिटिंग है ना, बीच में जो चेयर्स लगी हुई हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स बैठते हैं, सेक्रेटरी बैठते हैं, हर एक डिपार्टमेंट का एक सेक्रेटरी होता है, वो यहाँ पे बैठता है और वो गवर्नमेंट के लिए डिसीज़न, अपोजिशन के क्वेश्चंस, इन सबको बाकायदा सुनता है और उस हिसाब से लॉ प्रिपेयर करने में गवर्नमेंट की हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है एक फैक्ट कि राज्यसभा में 245 मेंबर होते हैं, कि मतलब राज्यसभा में 245 लोग बैठते हैं, ठीक है। वहीं लोकसभा में 545 लोग बैठते हैं। लोकसभा में यहाँ पे 545 लोग जो हैं वो बैठते हैं। अब रोल ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का क्या रोल है ये देखते हैं। क्रिएटेड आफ्टर 1947, 1947, Indian Parliament is an expansion of the faith the people of India have a principle of democracy. Democracy का principle आ गया, ठीक है। Participation by the people in the decision making process. Decision making process में क्या कहते हैं, जो पार्लियामेंट है हमारी वो डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट बाय द कंसर्न, और गवर्नमेंट का कंसर्न लगेगा, ठीक है। Parliament in our system has an immense power because they are representative of a people. Election of a parliament and held in the similar manner as they are for the state legislature. Lok Sabha is usually elected once every 5 years. अब देखो यहाँ पे पहले चीज़ें समझ लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं कि क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। देखो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर 3 चीज़ें हैं। पहला है प्रेसिडेंट, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है, रामनाथ कोविंद जी, ठीक है, श्री रामनाथ कोविंद जी। और फिर उसके बाद है 2 चीज़ें हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा, ठीक है। मतलब ये पूरा मिलके जो है वो पार्लियामेंट बनता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब पहले समझते हैं लोकसभा के बारे में, ठीक है। लोकसभा के बारे में समझते हैं कि लोकसभा में क्या होता है। लोकसभा में 545 मेंबर्स रहते हैं, ठीक है। 545 मेंबर्स होते हैं और 545 मेंबर्स में मतलब कि इंडिया के हर कोने से 545 मेंबर जो हैं वो चुन के जाएंगे, ठीक है। इलेक्शन होगा तो आपके घर घर आएंगे कि भैया हमें वोट दे दो, हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लो। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको रिप्रेजेंटेटिव चुनना चाहते हो, ठीक है। आपके क्या क्राइटेरिया है, आप डिसाइड करते हो कि आप किसको रिप्रेजेंटेटिव चुनना चाहते हो, ठीक है। आपने इलेक्शन टाइम पे देखा होगा कि बहुत ज़्यादा पंपलेट चलते हैं, रैलियाँ होती हैं। अभी आप पीएम मोदी को यूपी में देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उनकी रैलियाँ हो रही हैं। योगी जी को देखते होंगे रैलियाँ करना, न्यूज़ चैनल में अपने एजेंडास को लेकर आना कि हम यूपी के लिए ये करेंगे। और सिर्फ योगी जी नहीं आ रहे हैं, जितने भी वहाँ के जो सीएम के दावेदार हैं, अखिलेश यादव हो गए, मुलायम सिंह हो गए, लालू प्रसाद यादव हो गए, तो इस तरीके से सभी लोग आते हैं अपना एजेंडा लेकर, मतलब कि लोगों तक पहुँचाते हैं। जिस भी मीडियम से वो पहुँचाना चाहते हैं कि हमारा एजेंडा क्या है, यदि हमारी सरकार बनती है तो हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं हर एक मीडियम से। आजकल तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है कि क्या कहते हैं, लोग टीवी में आते हैं, सोशल मीडिया में बताते हैं कि क्या कहते हैं हमारी पार्टी का एजेंडा क्या है, यदि हम इलेक्ट होकर आएंगे तो हम आपको क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। सेम इसी तरीके से जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं थी सोशल मीडिया, तो लोग घर घर जाते थे और उनको बताते थे, समझाते थे कि यदि हम जीतेंगे तो हम आपको क्या फ़ायदा देंगे, आपका क्या बेनिफिट होगा, ठीक है। तो होता क्या है कि 545 मेंबर जो हैं वो इलेक्ट होता है। अब 545 मेंबर में 543 मेंबर हैं वो इलेक्टेड होते हैं और 2 मेंबर जो हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन कौन हुए? एंग्लो इंडियन वो हुए जो
क्या कहते हैं, एनआरआई, एक तरह से एनआरआई बोले कि इंडिया में जन्म में, और फिर क्या कहते हैं अमेरिकन बेसिस पे हो गया। एनआरआई जो हुए वो 2 है, ठीक है। फिर उसके बाद जीतने के लिए लोकसभा में अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए हमें 270+1 मतलब 50% से एक वोट ज़्यादा चाहिए लोकसभा में अपनी सरकार बनाने के लिए, ठीक है। अपनी सरकार बनाने के लिए 50% और से एक ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। मान लीजिए एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है, एक पार्टी सी है, ठीक है। एक ने 270 वोट मिले, ठीक है। एक को 273 वोट मिल गए, उसने अपनी लोकसभा में गवर्नमेंट बना ली, ठीक। अब मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि किसी को 270 लोग इलेक्ट ही नहीं हुए, किसी सेम पार्टी के 270 लोग इलेक्ट ही नहीं हुए, 271 लोग इलेक्ट ही नहीं हुए, ABCDE ऐसा ही हो गया कि यहाँ पे 70 लोग, यहाँ पे 70, यहाँ पे 70, यहाँ पे 70, यहाँ पे 70। अब क्या करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि प्रेसिडेंट क्या बोलेगा कि आप कोलिजन गवर्नमेंट बना लीजिए। कोलिजन गवर्नमेंट कैसे बनता है कि आप में से कोई भी 3-4 लोग मिल जाइए और साथ में एक गवर्नमेंट बना लीजिए। मान लीजिए ए पार्टी की आइडियोलॉजी, बी पार्टी की आइडियोलॉजी और सी पार्टी की आइडियोलॉजी मिल रही है, ठीक है। और डी पार्टी बोल रहा है कि मेरी ये डिमांड है और मेरे जो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं उनकी ये डिमांड है, आप ये डिमांड फुलफिल कर दीजिए तो मैं आपको अपना सपोर्ट कर दूंगा। तो ये ABC वाले जो होते हैं वो एग्री कर जाते हैं कि हाँ चलो भैया तुम कर लो, तो D को भी हम ले लेते हैं। मतलब ABCD जो है वो एक साथ हो जाते हैं और वो एक साथ ये गवर्नमेंट बना देते हैं, ठीक है। तीनों साथ में मिलकर जब बनाते हैं, 3-4 पार्टी अलग अलग पार्टी जब साथ में एक साथ बनाती है तो वो क्या कहलाती है, वो एक कोलिजन गवर्नमेंट कहलाती है, वो कोलिजन गवर्नमेंट कहलाती है, ठीक है। इस तरीके से बनता है। अब देखिए समझते हैं, ठीक है। द कंट्री इज डिवाइडेड इन द न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंसी सोन इन द मैप इन 41। ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्टेड 1 पर्सन। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है, जैसे मान लीजिए पूरा इंडिया है, ठीक है। ये मान लीजिए मेरा, अच्छे से ही बनाते हैं, ये इंडिया है। इंडिया में छोटे छोटे स्टेट्स हैं, ठीक है। ये मध्य प्रदेश हो गया, इस तरीके से पूरा स्टेट बटा हुआ है, ठीक है। अब स्टेट के अंदर भी पॉपुलेशन बेसिस पे एक एरिया बांट दिया जाता है, उस एरिया से एक पर्सन इलेक्ट होता है। जिस एरिया से एक पर्सन इलेक्ट होता है उसे बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पर्सन इलेक्ट होता है एंड कंटेस्ट इलेक्शन यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से इलेक्ट होता है, ये चीज़ अपन समझते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। बताया मैंने कि पार्लियामेंट में कौन कौन होता है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। अब लोकसभा का इलेक्शन देखते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया। यहीं पे वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि मेजॉरिटी पार्टी बिन होती है या कोलिजन गवर्नमेंट बिन होती है। मेजॉरिटी पार्टी वो कि कोई एक ही पार्टी जो है वो 50% से ज़्यादा वोट मिल गए, या फिर वो कोई एक पार्टी जो 3-4 पार्टियाँ मिलकर एक पार्टी बनाती हैं उसे कोलिजन गवर्नमेंट बोला जाता है। अब एक चीज़ और, ये अपोजिशन पार्टी भी बनती है। अपोजिशन पार्टी कौन बनती है, जो 545 में से 1/10 सीट मिलती है जिसको, मतलब 545 का 1/10 निकालूँ तो जिसके पास 55 सीट्स, जिस पार्टी के पास 55 सीट से ज़्यादा सीट होगी वो अपोजिशन पार्टी बनाएगी। यहाँ पे 1/10% का मतलब सीधा सीधा है 10%, ठीक है। जो चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, जो क्या कहते हैं सभा की सीट का 10% सीट लेकर आती है वो अपोजिशन पार्टी बनाती है, ठीक है। अभी आपने एक नाम सुना होगा, देखिए यहाँ पे नेशनल पार्टीज़ के बारे में दिया हुआ है कि ये नेशनल पार्टीज़ हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी।
ये पुराना डाटा है, ये जब यूपीए गवर्नमेंट थी तब। हाँ, एक है यूपीए गवर्नमेंट। यूपीए गवर्नमेंट जो है उसमें एक तरह की कोलिजन गवर्नमेंट का नाम है, जिसमें कई सारी पार्टीज मिलकर यूपीए गवर्नमेंट बनाती हैं, और उसमें सबसे बड़ी पार्टी जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। इसी तरीके से एक दूसरी कोलिजन पार्टी है जिसका नाम है एनडीए, ठीक है, एनडीए। इसकी जो सबसे बड़ी पार्टी है वो है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। ये जो है इन सब 3-4 पार्टियां हैं जो मिलकर और एनडीए बनाती हैं, ठीक है। इसी तरीके से 3-4 पार्टियां मिलकर यूपीए बनाती है, जिसमें नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है वो लार्जेस्ट पार्टी है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे जो लीडर होता है, जो लोकसभा का लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो होता है वो इसका लीडर होता है लोकसभा का, ठीक है। Former MPs who belong to the her party, Prime Minister select as minister to work with her and implement the decision. The minister then taking charge different area of a government functioning like the health, education and finance. अब देखो, जो लोकसभा का लीडर है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन गया, ठीक है। जो लोकसभा का लीडर है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन गया, ठीक है। अब क्या है कि वो अपने क्या कहते हैं, कुछ लोग डिसाइड करता है जिनसे वो कहता है कि गवर्नमेंट के आपको काम करने हैं, ठीक है। वो कौन से काम होते हैं, ठीक है, जैसे हेल्थ से रिलेटेड जो भी सेक्टर है वो आप देख लो, एजुकेशन का आप देख लो, फाइनेंस का आप देख लो, इस तरीके से उनको दिखाया जाता है, इस तरीके से काम किया जाता है, ठीक है। ऑफन टाइम इन अ रिसेंट पास्ट इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टू फॉर्म अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी टू गेट मेजॉरिटी। देखो, कई बार ये बहुत मुश्किल होता है कि सिंगल पार्टी मेजॉरिटी मिल जाए, तो इसलिए ज्वाइन द टुगेदर विद द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी विद द इंटरेस्टेड इन अ सिमिलर कंसर्न टू फॉर्म व्हाट इज नोन एज ए कोलिजन गवर्नमेंट। जो मैंने आपको समझाया है कि एक पार्टी ना मिलकर कई पार्टी साथ में मिलकर यदि अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करती हैं और गवर्नमेंट बनाती हैं तो वो कोलिजन गवर्नमेंट होता है, ठीक है। फिर आती है बात राज्यसभा की, ठीक है। राज्यसभा में क्या होता है कि राज्यसभा फंक्शन प्राइमरली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया ऑफ द पार्लियामेंट। राज्यसभा ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन बिल एंड रिक्वायर टू पास थ्रू द राज्यसभा। देखो, लोकसभा का क्या काम होता है, लोकसभा का काम होता है लॉ बनाना, ठीक है। लोकसभा को लेजिस्लेचर भी बोला जाता है, सॉरी, लोकसभा जो होता है मेनली लॉ बनाने का काम करता है। क्या राज्यसभा भी वही काम करता है? हाँ भैया, राज्यसभा भी वही काम करता है, ठीक है, वही काम करता है। अब ठीक है, इम्पॉर्टेंट रोल टू रिव्यूइंग अल्टरिंग द लॉ इनिशिएटेड द लोकसभा, ठीक है, बाय द लोकसभा। राज्यसभा इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर असेंबली वेर 223 इलेक्टेड मेंबर प्लस 12 नॉमिनेटेड मेंबर। यहाँ पे 233 मेंबर जो होते हैं, मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा में 245 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 233 जो है वो इलेक्टेड होते हैं, ठीक है, वो इलेक्टेड होते हैं। और 12 मेंबर ऐसे होते हैं जिसको नॉमिनेट करते हैं, और नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, ये इलेक्ट कैसे होता है? पहले तो ये समझते हैं कि जो राज्यसभा मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट कैसे होते हैं। राज्यसभा मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए जो हमारे स्टेट की लेजिस्लेचर होती है ना, स्टेट की लेजिस्लेचर, वहाँ से वो लोग इलेक्ट होते हैं। और जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो हर एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्टेट के साथ साथ यहाँ पे 2 ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहाँ के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो राज्यसभा पहुँचते हैं, वो है दिल्ली और पौंडुचेरी, ठीक है, दिल्ली और पौंडुचेरी, ठीक है। यहाँ के लोग जो है वो पहुँचते हैं और अपना क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में देते हैं। देखिए, राज्यसभा खुद अपना नाम बता रहा है कि राज्य, स्टेट को रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, ये चीज़ होती है। नेक्स्ट आगे समझते हैं, यहाँ पे ये लोग इलेक्ट तो हो जाते हैं, स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। यहाँ का चेयरमैन कौन होता है?
ठीक है। जो हेड होता है ना, जो मैंने आपको एक बड़ी सी कुर्सी दिखाई थी जहाँ पे लोग बैठते हैं, वो चेयरमैन कौन होता है? वो चेयरमैन होता है राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। उसी तरीके से लोकसभा का चेयरमैन कौन होता है? लोकसभा का जो चेयरमैन होता है वो होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा का चेयरमैन बनता है वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ राज्यसभा भी बोलोगे तो वो कौन बनेगा? वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन लोकसभा में ऐसा नहीं होता, लोकसभा का चेयरमैन स्पीकर ऑफ लोकसभा बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या चीज़ दी है? टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म गवर्नमेंट, ठीक है। पार्लियामेंट वाइल द सेशन, देखो ये अब हमने देखा कि लोकसभा राज्यसभा बन गया, हमने चेयरमैन भी देख लिया और सारी चीज़ें देख ली, इस तरीके से अब चलने लग गया, ठीक है। सब लोग अपनी अपनी कुर्सी लेकर बैठ गए। अब चलो मस्त डिस्कशन होगा कि कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है और कहाँ पे क्या डेवलपमेंट होगा। तो सबसे पहले जब कोई भी सेशन स्टार्ट होता है, जब कोई भी मीटिंग स्टार्ट होती है, तो उसमें सबसे पहला घंटा होता है क्वेश्चन आवर, ठीक है। इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच MP can elect information about working the government. This is a very important way through which पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जो पार्लियामेंट होती है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। किस तरीके से कंट्रोल करती है? वो ये बताती है कि हम लॉ तो बना रहे हैं, इम्प्लीमेंट आपको करना है और किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है ये आप देख लो। इम्प्लीमेंटेशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। Government alert the shortcoming and also come to know the opinion of the people through the representative of the parliament, ठीक है। पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव को MPs बोला जाता है। तो क्वेश्चन आवर्स में MPs या तो क्वेश्चन रेज करते हैं कि हमारे इधर ये प्रॉब्लम है, इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारे यहाँ वो प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ के गवर्नमेंट क्या कर रही है। इस तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन रेज किए जाते हैं और गवर्नमेंट उस चीज़ का आंसर देती है कि हम उस चीज़ के लिए क्या करते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन पुट करने वाली जो होती है वो अपोजिशन पार्टी होती है और अपोजिशन पार्टी का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी हेल्दी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि वो एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है और गवर्नमेंट को ये बताती है कि आप कहाँ पे गलत हो, कहाँ पे सही हो और क्या करना चाहिए, आपके इंडियन पीपल के बेटरमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है अपोजिशन पार्टी, ठीक है। गवर्नमेंट और साथ ही साथ जो अपोजिशन लीडर होती है एक वैल्यूबल फीडबैक देती है कि ये हम कोई लॉ लेकर आते हैं, गवर्नमेंट कोई लॉ लेकर आती है तो उसका फीडबैक कैसा होगा वो उस तरीके से देती है। इन ऑल मैटर्स डीलिंग विद द फाइनेंस Parliament's approval crucial for the government. This is one of the several ways which the Parliament control, guides and inform the government. MPs, representative of people, have a control role for controlling, guiding, informing Parliament. This is the key aspect of functioning Indian democracy. ठीक है। तो जो सेंट्रल रोल होता है MP के रिप्रेजेंटेटिव का वो होता है कंट्रोलिंग, गाइडिंग और इन्फॉर्मिंग, ठीक है। कंट्रोल करना, गाइड करना और क्या कहते हैं इन्फॉर्म करना कि एग्जैक्टली गवर्नमेंट क्या कर रही है, ठीक है। ये इसका की फंक्शन होता है। व्हाट आर द पीपल इन पार्लियामेंट, ठीक है। व्हाट पीपल इन द पार्लियामेंट नाउ मोर एंड मोर पीपल्स आर ए डिफरेंट बैकग्राउंड, ठीक है। डिफरेंट बैकग्राउंड के हैं, मैनी रिलीजियस पार्टीज़ हैं, ग्रुप्स हैं, रिप्रेजेंट करती हैं और फिर उनकी डिमांड्स होती है, ठीक है। उनकी डिमांड्स क्या होती है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें हमारे रिलीजन के लिए ये चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैन नॉट प्रोड्यूस परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। ये जो डेमोक्रेसी है वो परफेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं दे रही है सोसाइटी की। इस वजह से क्या किया गया, जब परफेक्ट रिफ्लेक्शन इनको नहीं मिल रहा था तो इन्होंने क्या किया कि कुछ जैसे मान लीजिए कोई बहुत बैकवर्ड सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, तो उनके लिए ना उन्होंने सीट रिजर्व कर दी कि कम से कम वो लोग भी ऊपर उठें और अपनी आवाज़ उठाएं कि उनको क्या ज़रूरत है। तो इसलिए उन्होंने एक दलित और आदिवासी के इंटरेस्ट को देखने के लिए
पार्लियामेंट में वहाँ की कुछ सीटें जो हैं वो रिजर्व कर दी गई हैं, ठीक है। सम सीट आर रिजर्व इन पार्लियामेंट फॉर एससी और एसटी, एससी एसटी के लिए रिजर्व कर दी गई कि उनके ही रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और वो उसी की बात करेंगे जो दलित के भला करने की बात होगी और वो दलित के डिमांड को ऊपर उठाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पे सीट रिजर्व कर दी गई है। सिमिलरली इट इज़ ए मोर रिसेंटली द सजेस्ट देयर शुड बी अ रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन। इसी तरीके से वुमेन के सीट के रिजर्वेशन की बात चल रही है जो कि अभी बहुत पेंडिंग है, ठीक है। 60 ईयर एगो ओनली 4% इन एमपी और उसके बाद एट प्रेजेंट जो है वो 12% है समथिंग, अभी 11% है, ठीक है। तो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन जब पार्लियामेंट में ही कम है तो फिर हम देश में गवर्नमेंट चलाने वाले गवर्नमेंट ऑफिसर्स में क्या बात करते हैं कि वहाँ पे वुमेन का रिप्रेजेंटेशन होगा। वुमेन को जितना डिप्राइव्ड फील कराया गया है उनको उठाने के लिए इस रिजर्वेशन की बात हुई थी, लेकिन अभी तक वुमेन को नेशनल लेवल में रिजर्वेशन नहीं मिला है। सिर्फ और सिर्फ जो रिजर्वेशन मिला है वो पंचायत में मिला हुआ है। पंचायत इलेक्शन जो होते हैं उस इलेक्शन में 50% रिजर्वेशन जो है वो वुमेन्स को मिला है। यदि इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के 50% सीट में वुमेन लड़ेंगी, ठीक है। लेकिन ये चीज़ लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन में अभी तक नहीं किया गया है, ये पेंडिंग है और ये हमेशा एक इशू बना होता है कि पार्लियामेंट में कितने वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। The issue kind force country to ask certain difficult, often unresolved questions, also whether our democratic system is a representative enough, ठीक है। ये कुछ ऐसे केस होते हैं जो अनरिजॉल्व होते हैं और उनमें से ये वुमेन रिजर्वेशन भी है जो कि अभी तक अनरिजॉल्व है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरा ये मत मांगा जाए तो मैं तो यही बोलूँगी कि वुमेन रिजर्वेशन पार्लियामेंट में होना चाहिए, जिससे वुमेन और ज़्यादा आगे बढ़ें और अपने डिमांड्स को बहुत इजीली रख सकें। हर कम्युनिटी के लोग, हर कम्युनिटी की वुमेन आगे आ पाएंगी, वो अपनी कम्युनिटी में वुमेन के साथ हो रहे प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से देश के सामने रख पाएंगी और उस चीज़ का हमें बहुत बेटर सॉल्यूशन मिल पाएगा, ठीक है। ये मेरी सोच है, सबकी अलग सोच हो सकती है। शायद गवर्नमेंट की सोच नहीं मिल पा रही है इसलिए अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है, ठीक है। इस तरीके से कई चीज़ें होती हैं जो अनरिजॉल्व होती हैं। होपफुली ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, जिसमें हमने लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट को बहुत अच्छे से समझा है, क्या काम करती है, हमने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझी हैं। होपफुली ये समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।